हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद लर्निंग डेंटिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अबाउट ब्लीचिंग। क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह की ब्लीचिंग्स होती हैं और कैसे हम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ दो तरह के हो सकते हैं। वन इज इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन। सो जो एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन है वो सरफेस ऑफ द टूथ पे होते हैं, जो कि मोस्ट इजीली रिमूव्ड हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल क्लीनिंग। जो एक्सट्रिंसिक हैं वो ऊपर के सरफेस पे होंगे दांत के। ये हो सकते हैं ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन, या फिर आप कुछ रंग वाले फूड्स और ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे कि हमारी हल्दी हो गई या कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोलाज हो गए, या फिर हम टोबैको का यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं बेसिकली ये क्लीनिंग से ही हमारे चले जाते हैं, क्लीनिंग से ही ठीक हो जाते हैं। बट जो इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं दे आर लोकेटेड विद इन द टूथ एंड आर असेसिबल ओनली बाय ब्लीचिंग। जो अंदर के स्टेन्स हैं वो सिर्फ ब्लीचिंग से ही ठीक होंगे। इंट्रिंसिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एजिंग की वजह से हो गया है, या फिर फूड्स एंड ड्रिंक्स, सेम फूड्स एंड ड्रिंक्स की वजह से, या फिर टोबैको यूज की वजह से अंदर से आ गया है, या फिर इनेमल के अंदर माइक्रो क्रैक्स आ गए हैं, माइक्रो क्रैक्स इन इनेमल, या फिर आप कोई मेडिकेशन ले रहे थे उसकी वजह से इंट्रिंसिक स्टेन्स हो गए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपने एक्सेसिव फ्लोराइड इंजेस्ट किया है, एक्सेसिव फ्लोराइड आपने इंजेस्ट किया है, या फिर आपको बचपन में जॉन्डिस हुआ था, या फिर आपको डेंटल केरीज है, या फिर आपने रेस्टोरेशंस करवा रखी हैं उसकी वजह से आपको इंट्रिंसिक स्टेनिंग हुई है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ डिस्कलरेशंस। वो आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है, आपने जज करना है कि कौन सी काइंड ऑफ डिस्कलरेशन है। तो देयर आर फ्यू फैक्ट्स कि एजिंग जो है वो एक मोस्ट कॉमन कोज है डिस्कलरेशन का। येलो डिस्कलरेशन जो अगर एजिंग में है, अगर येलो है तो अच्छे से इसका इफेक्ट आएगा अगर आप ब्लीचिंग करेंगे तो। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन मेडिकेशन लिया हुआ है तो इसका इफेक्ट जो ब्लीचिंग का है वो स्लो आता है। ठीक है, जो ब्राउन वाले होते हैं वो मॉडरेटली रिस्पॉन्सिव होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा येलो एजिंग वाले टूथ का, उसके बाद ब्राउन वाले का, एंड देन लास्ट में टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन जिसकी वजह से हुआ है। सो ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, टबैको की वजह से भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन की वजह से भी हो सकता है, और एजिंग की वजह से भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग? इसके अंदर आपके फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री में लाइट येलो और ब्राउन कलर होगा, जो कि क्राउन में यूनिवर्सली आपको दिखाई देगा। सेकेंड डिग्री में आपका डार्क कलर और ग्रे यूनिफॉर्म स्टेनिंग होगी जिसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। थर्ड डिग्री में डार्क ग्रे होगा और बेंडिंग भी साथ में होगी। फोर्थ डिग्री में बहुत ज्यादा डार्क स्टेन्स होंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग में कौन से डिग्री है आपका। ठीक है, देन वी कम टू वाइटल ब्लीचिंग। वाइटल ब्लीचिंग जिसको हम टूथ वाइटनिंग कहते हैं, एक ये नॉन इन्वेजिव मेथड है लाइटनिंग डार्क और डिस्कलर टीथ को करने के लिए। सो इसका एडवांटेज ये रहता है कि दिस इज लो कॉस्ट इसकी कम रहती है, इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, प्लस इसमें कोई टूथ ऑल्टरेशन नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके रिजल्ट्स हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको रीट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर सेंसिटिविटी भी हो सकती है बिकॉज द टूथ इज वाइटल। नाउ डेंटल ब्लीचिंग एजेंट। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? सबसे पहला इज कार्बामाइड पेरोक्साइड।
कार्बामाइड पेरोक्साइड 5% से 40% तक यूज कर सकते हैं. देन इज कार्बापोल, देन ग्लिसरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. कार्बापोल ऑक्सीजन रिलीज करता है, ग्लिसरीन एक थिकनिंग एजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फ्लेवर्स एंड फ्लोराइड. ठीक है, तो ये आपके 5 डेंटल ब्लीचिंग एजेंट के अंदर ये आपका कॉम्पोजिशन होता है जो वाइटल ब्लीचिंग का होता है. कार्बामाइड पेरोक्साइड, कार्बापोल, ग्लिसरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्लेवर्स एंड फ्लोराइड. तो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? जो कार्बामाइड पेरोक्साइड है आपका, ये जो कार्बामाइड पेरोक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सलाइवा के अंदर, जो कि एक एक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है, और यूरिया में. ठीक है, देन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एक ऑक्सीजन इंटरमीडिएट को निकालता है, जैसे कि जिसको हाइड्रोक्सिल रेडिकल कहते हैं, और फिर वो इनेमल और डेंटिन के अंदर जाता है और डिफ्यूज करता है एरियाज ऑफ डिस्कलरेशन एंड ब्रेक्स डाउन सम ऑफ द डबल बॉन्ड्स इन डिस्कलर्ड और स्टेन कंपाउंड्स, जिसकी वजह से वाइट अपीयरेंस आता है. तो ये जो कार्बामाइड पेरोक्साइड है ये आपका सलाइवा में जाके यूरिया बनाता है एक तो, और एक बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और फिर ये आपका एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल को निकालेगा, जो कि बाद में एंटर कर जाएगा आपके इनेमल में जाके और डबल बॉन्ड्स बनाएगा. ठीक है, और ब्रेक डाउन कर देगा कुछ डबल बॉन्ड्स को, डिस्कलर्ड जो स्टेन कंपाउंड्स के अंदर है, डबल बॉन्ड्स को डिस्कलर ब्रेक करेगा ताकि एक वाइट अपीयरेंस आ सके. ठीक है, सो व्हाट आर द ब्लीचिंग टेक्निक्स? ब्लीचिंग टेक्निक डिफरेंट टाइप की हो सकती है. सबसे पहले हो सकते हैं इन ऑफिस ब्लीचिंग टेक्निक, लेजर ब्लीचिंग, या होम अप्लाइड ब्लीचिंग, ट्रे मेथड या वाइड स्प्रेड मेथड, या फिर इन वाइटल ब्लीचिंग. अब हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले इज इन ऑफिस ब्लीचिंग. इन ऑफिस ब्लीचिंग को हम पावर ब्लीचिंग भी कहते हैं. ये एप्लीकेशन टेक्निक में हमारे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, इसमें अच्छे से आइसोलेशन की ज़रूरत है और पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोसीजर. इसमें हम एल नहीं देते, लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते, क्योंकि उसकी वजह से हमें जो पेशेंट का कम्युनिकेशन है, जो कि वो बताएगा कि प्रोसीजर करते वक्त उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे कि जिंजाइवल बर्निंग हो सकती है या फिर इम्प्रॉपर रबर डैम क्लैंप अगर प्लेसमेंट है, तो वो बता नहीं पाएगा, उसको वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. इसीलिए इसमें हम एल नहीं देंगे. ठीक है, हम बिना एल के ही करेंगे. देन व्हाट इज द टेक्निक? इट इज़ द आइडियल फॉर पेशेंट्स जिनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जिनके अनरिजॉल्व स्टेन्स हैं. फॉर क्विक रिजल्ट आप इसको कर सकते हैं इन ऑफिस ब्लीचिंग में. इसका क्या प्रोटोकॉल है? पहले आपने क्लीन करना है प्यूमिस से टीथ को, देन आपने शेड को रिकॉर्ड करना है, देन आपने आइसोलेट करना है टीथ को एज क्लोज एज टू द जिंजाइवल मार्जिन एज पॉसिबल विद रबर डैम. कोई टीयर्स नहीं, कोई लीकेज नहीं, अच्छे से आपने आइसोलेट कर दिया, प्री ऑप शेड रिकॉर्ड कर लिया, प्यूमिस से क्लीन कर दिया. देन आपने थिकनिंग एजेंट को मिक्स करना है विद 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस थिकनिंग एजेंट आपका जो होगा जैसे कि ग्लिसरीन. 35% प्लस थिकनिंग एजेंट को एक नॉन स्लम्पिंग कंसिस्टेंसी पे आपने मिक्स करना है. एंड देन जेल मटेरियल को उस टीथ पे लगाना है फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के लिए. एंड मे नीड टू रिफ्रेश, आपको उसको दोबारा से हटा के दोबारा लगाना पड़ेगा लिक्विड को अगर जेल ज़्यादा ड्राई हो गया. और रिंस और क्लीन करना है, रबर डैम को निकालना है और फिर पोस्ट ऑप शेड को रिकॉर्ड करना है. दिस इज इन ऑफिस ब्लीचिंग. नेक्स्ट इज लेजर ब्लीचिंग. लेजर को अब आजकल तो वाइडली यूज किया जा रहा है डेंटल ब्लीचिंग के लिए.
लेज़र जो है वो हीट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्विक रिजल्ट्स हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्ड होम अप्लाइड ब्लीचिंग। होम अप्लाइड ब्लीचिंग इज ट्रे मेथड हो सकता है। इसमें पहले आप ट्रेज बनाएंगे, देन ट्रे डिजाइन में सॉफ्ट भी बना सकते हैं, रिजिड भी बना सकते हैं, रिजर्वोयर नॉन रिजर्वोयर भी हो सकती है, स्कैलॉप नॉन स्कैलॉप भी हो सकती है। ठीक है, सॉफ्ट ट्रेज प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे वो बन जल्दी जाती है और पेशेंट को कंफर्ट रहता है। रिजर्वोयर यूज करते हैं जब हमें हाईली विस्कस ब्लीचिंग मटेरियल देना होता है, और स्कैलॉप्ड जो होती हैं वो जिंजाइवल इरिटेशन से हमें बचाती हैं ब्लीचिंग जेल का। तो पेशेंट को इस नाइट गार्ड को कम से कम 2 से 6 घंटे डालना है एक दिन में। ठीक है, बट साइड इफेक्ट्स क्या है होम ब्लीचिंग के? इससे थर्मल सेंसिटिविटी हो जाती है। थर्मल सेंसिटिविटी क्योंकि पेरोक्साइड आपके डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। इसको बचाया जा सकता है अपना वियर टाइम को डिक्रीज करके। 2 से 6 घंटे जरूरी है, 6 घंटे ही डालना, थोड़ा कम डालिए, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आप इसमें लगा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें जिंजाइवल इरिटेशन भी हो सकता है। ब्लीचिंग सॉल्यूशन आपका इल फिटेड ट्रे के साथ है तो जिंजाइवल इरिटेशन करेगा। इसके लिए आप वेल फिटेड ट्रे बनाइए ताकि इरिटेशन ना हो। ये तो ट्रे मेथड हो गया। देन देयर इज दिस वाइट स्ट्रिप्स मेथड भी आता है। उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रिप को फोल्ड करना होता है और अपनी जगह पे उसको लगाना होता है। ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं कि आपका कन्वीनियंस, इजी टू यूज है, पोटेंशियल है बेटर टॉलरेबिलिटी का, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि टूथ कवरेज पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है। आप खुद अगर पेशेंट को देते हो तो वो स्ट्रिप्स प्लेस पे नहीं लगा पाएंगे, तो उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो व्हाट आर द रिकमेंडेड एजेंट्स फॉर ब्लीचिंग? रिकमेंडेड एजेंट्स आर 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो हमने इसमें देखा, फॉर इन ऑफिस ब्लीच, और 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड फॉर होम ब्लीच। Then factors affecting bleaching in office and at home: surface cleanliness, concentration of peroxide, temperature क्या है, pH, time, क्या आपने उसमें additives डाले हैं। What are the safety factors? टूथ एंड पल्पल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सेंसिटिविटी हो सकता है, मिनरल लॉस हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू का रिस्पॉन्स हमें नहीं पता कैसा आएगा, कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस जिसमें नहीं करना है? अगर रेस्टोरेशन की वजह से डिस्कलरेशन हुआ है तो नहीं करना है। जो बच्चे जिनमें पल्प होन्स पास में है उसमें नहीं करना है ऑफिस ब्लीच में। प्रेग्नेंट और एलर्जिक पेशेंट्स में हमें ये नहीं करना है। जिनमें एक्सपोज्ड रूट्स है और बहुत ज़्यादा इनेमल का लॉस है उसमें भी ये पेशेंट्स में नहीं करना है। और जिनमें होम ब्लीचिंग में कुछ पेशेंट्स को जिनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे उनको नहीं देना है। ये इंटरफेयर करते हैं विद कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बॉन्डिंग से इंटरफेयर करता है, तो 7 से 10 दिन जब आपने रेस्टोरेशन किया है कॉम्पोजिट का, उसके 7 से 10 दिन बाद ही आप ये पेशेंट को देंगे। एग्जिस्टिंग जो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हैं उसमें हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी कॉम्पोजिट किया है तो आप 7 से 10 दिन हम अभी नहीं देंगे ये सॉल्यूशन। देन नॉन वाइटल ब्लीचिंग। नॉन वाइटल ब्लीचिंग में जब डिस्कलरेशन पल्प के अंदर से आ रहा हो, नेक्रोटिक पल्प टिश्यू हो या फिर स्टेनिंग एजेंट्स हो, तो ब्लीचिंग ट्रीटमेंट हम पल्प चैम्बर के अंदर करते हैं। तो नॉन वाइटल ब्लीचिंग में भी बहुत सारे की टेक्निक्स आती हैं। इसमें क्या रिकमेंडेड होता है? सोडियम परबोरेट मिक्स्ड विद वाटर, एंड 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं हम। सर्वाइकल रिजॉर्प्शन अकर्स इन 7% ऑफ केसेस, या तो पीडीएल पे हमारा इंजरी हुआ है या फिर डेफिशिएंसी हुआ है सीमेंटम का, तब ये होता है।
व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ब्लीचिंग, हम माइक्रो एब्रेजन, मैक्रो एब्रेजन के बारे में देख जा सकते हैं, वीनियर्स हम लगा सकते हैं, या हम डेफिनेटली वी कैन गो फॉर क्राउन्स एज वेल. So I think that's all for today, and if you have any doubts about the topic, then do let me know, and thank you very much for listening, and please do share, like and subscribe if you liked it, and thank you very much. Goodbye.